गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में यूनिट 4 रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम को डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारी टीम ने आज एक चीज और जब स्टडी किया, पूरी पेपर को जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर को जब हमने डिस्कस किया तो हमें क्या समझ में आया कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी अक्टूबर 2025 तक का डाटा जब हमने निकाला तो हमने ये समझा कि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि 5 मार्क्स में 2023 के क्वेश्चन में आया था और एक बार 2025 में भी आया है। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है 2 बार। प्लूरल इफ्यूजन जो है एक बार आया है 5 मार्क्स में, वो 2024 में आया है। निमोनिया 15 मार्क्स में आया था, वो भी 2024 में आया था। मतलब 2024 के पेपर में 15 मार्क्स का वेटेज इसी चैप्टर से था। मगर अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं आया, एबीएमयू के एग्जाम में नहीं आया, वो हमने यहां पर डिस्कस कर रखा है। ये सारे टॉपिक है सीओपीडी, लंग एब्सेस, इम्पाइमा, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट इंजरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी एआरडीएस सिंड्रोम, ये सारे टॉपिक नहीं आई है। और मैंने इस सारे टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाया, बहुत बेहतरीन, आपको देखनी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आइकन का बटन, उसमें लिंक है, आप वहां से देखिए। उसके बाद आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है हमारा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इस टॉपिक में हम इस टॉपिक का डेफिनेशन की बात कर ले तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ ब्लॉकेज इन वन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज इन द लंग्स ऑफन काउज्ड बाय ब्लड क्लॉट दैट ट्रेवल फ्रॉम द लेग और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, डी वेन थ्रोम्बोसिस एग्जांपल। अगर हम बात करें व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम इसका अगर आपको बताएं, इसका अर्थ बताएं, तो किसी ब्लड वेसल्स में बाहरी कण जैसे कि रक्त, थक्का जमना, या फिर फैट का, या एयर का, या किसी और मटेरियल का, जिससे कि जो है हमारे वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आना, दैट इज कॉल्ड एम्बोलिज्म। क्या कहलाता है? एम्बोलिज्म कहलाता है। तो ये अक्सराना जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा ये होता कैसे, पहले समझिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा आपको। देखो, हमारे जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसका एक मेन रीजन है। और जब डीवीटी के वजह से जब क्लोटिंग हमारे हार्ट तक पहुंचता है तो ये अक्सराना सबसे पहले जो है पल्मोनरी आर्टरी से गुजरता है। इसलिए ब्लॉकेज हमेशा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बनता है और इसीलिए जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसका नाम रखा गया। पल्मोनरी सिस्टम के अंदर इसको सबसे पहले एंटर करना होता है। उसके बाद इसके काउज की बात कर लें तो ब्लड क्लॉट्स, जिसमें डीवीटी आता है। कुछ रिस्क फैक्टर है जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, अगर हम ज्यादा देर तक हिलते विलते नहीं है तो सर्जरी के दौरान हम सोए रहते हैं बेड पे, इसलिए कैंसर, स्मोकिंग, जेनेटिक कंडीशन। सिम्टम क्या है? एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट रेट, कफिंग, ये सारा क्या है? एक तरीके का आप कह सकते हैं ये सारे सिम्टम्स हैं। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज निमोनिया। निमोनिया की अगर हम बात कर लें, ये एक बार 15 मार्क्स से क्वेश्चन में आया था। इसके डेफिनेशन को हम समझे, एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, द रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वेओलाई इज नोन एज निमोनिया। लंग्स के जो पैरेन्काइमा रीजन्स हैं उसका इन्फ्लामेशन ही आपको निमोनिया कहलाता है। निमोनिया इज मेनली काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर द लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम, काउज इन्फेक्शन। द Microorganisms include bacteria, mycobacterium, mycoplasma, fungi, parasite and virus। ये जो है अक्सराना बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम है, माइकोप्लाजा है, कुछ फंजाई की वजह से भी होता है। पैरासाइट्स एंड वायरस आर आल्सो काउज ऑफ निमोनिया। फिर अगर हम बात कर लें आपको प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, अगर आपका बात ये रहा क्वेश्चन प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, तो जवाब ये है फ्लूइड बिल्डअप इन द प्लूरल स्पेस। हमारे लंग्स के अंदर जो है एक प्लूरल स्पेस होता है, मैं आपको भी इमेजेस शो करूंगा। द फ्लूइड कैन ट्रांसडक्टिव और नॉन ट्रांसडक्टिव। ट्रांसडक्टिव का मतलब होता है नॉन इन्फेक्शियस, ऑफन ड्यू टू हार्ट फेलियर, लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, और एक्सटीट्यूटिव ड्यू टू इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसीज और इन्फ्लामेटरी डिजीज। दीज फ्लूइड इज यूजुअली क्लियर और स्टेराइल। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको प्लूरल कैविटीज है। इस कैविटीज के अंदर जो है इन्फेक्शियस फ्लूइड या फिर नॉन इन्फेक्शियस फ्लूइड, ट्रांसडक्टिव जिसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस फ्लूइड जो कि स्टेराइल होता है, जो कि क्लीन होता है, या फिर कह सकते हो आप एक्सुडेटिव फ्लूइड जो कि इन्फेक्टेड होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड
प्लूरल इफ्यूजन क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। अब जो मैं बात करना चाहूंगा, एक और बहुत अच्छा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्लूरल इफ्यूजन एंड इम्पाइमा। अक्सर ना एक टॉपिक में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लूरल इफ्यूजन एंड इम्पाइमा। तो हमने पहले पढ़ रखा है इम्पाइमा का जो डेफिनेशन था कि प्लूरल स्पेस जो कैविटी है उसमें जो पस फ्लूइड है ना, इन्फेक्शियस फ्लूइड फ्लूइड है ना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इम्पाइमा। और अभी हमने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ा तो वैसा ही कुछ डेफिनेशन था, तो बच्चे यहां पर आके कंफ्यूज आते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में डिफरेंसेस लिखा, चलिए इसको ही पढ़ लेते हैं। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है अभी मैंने बताया, फिर बता रहा हूं। अ फ्लूइड बिल्डअप इन द प्लूरल स्पेस, द फ्लूइड कैन ट्रांसडक्टिव, यहां पर देखो ट्रांसडक्टिव लिखा हुआ है, मींस नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। वो फ्लूइड जो है कुछ आपको लीवर से आ सकता है, लीवर डैमेज हो रहा है इसके वजह से हो सकता है, कुछ हार्ट फेलियर हो रहा है उसका जो है सिम्टम्स राइज हो सकता है। वो जो फ्लूइड है वो स्टेराइल भी हो सकता है, वो फ्लूइड जो है आपको इन्फेक्शियस भी हो सकता है, इधर आपका इन्फेक्शियस इधर आपका स्टेराइल क्लियर फ्लूइड भी हो सकता है। ये कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन के अंदर अप्लाई है, बट इम्पाइमा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पाइमा के मतलब ही होता है द फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन द प्लूरल कैविटी दैट इज इन्फेक्टेड पस फिल्ड होगा। वो जो फ्लूइड है दैट इज नॉट अ क्लियर फ्लूइड, वो जो फ्लूइड होगा वो इन्फेक्शियस होगा, वो फ्लूइड जो है उसके अंदर एब्सेस होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। अब जो मैं बता रहा हूं वो है प्लूरल इफ्यूजन के टाइप्स में बता रहा हूं। इसके टाइप्स है हाइड्रोनीमोथोरैक्स, नीमोथोरैक्स, इम्पाइमा इज अ टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। इम्पाइमा एक टाइप है प्लूरल इफ्यूजन के। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है प्लूरल कैविटी में कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट होना, वो पास होगा फील्ड तो इम्पाइमा कहेंगे। हीमोथोरैक्स इज अ टाइप, हीमोथोरैक्स का मतलब हीम का मतलब होता है ब्लड का, उस प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड का हो जाना फील, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड हीमोथोरैक्स। अगर पास फील्ड होगा प्लूरल कैविटी के अंदर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इम्पाइमा। अगर एयर का उस प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का फील्ड होगा तो नीमोथोरैक्स। अगर एयर होगा ही, एयर को कहते हैं हाइड्रो, एयर को कहते हैं नीमो, वाटर को कहते हैं हाइड्रो, एयर प्लस वाटर अगर फील्ड हो जाएगा दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोनीमोथोरैक्स। तो ये इसके टाइप्स है, ठीक है, ये इसके टाइप्स है लिखेंगे। तो ये सारी बातें अब हम धीरे धीरे करके करते हैं बात वन बाय वन। अगर साइन सिम्टम लिखना और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के तो आप ये लिख के आइए, कोई भी सा टॉपिक हो, कोई भी आपको डिसऑर्डर दे दे आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला आपको लिखना है जनरल साइन सिम्टम का हेडिंग लगाना और ये लिखना कफ, ड्राई कफ या प्रोडक्टिव कफ, अपने हिसाब से लगा देना, जिसमें आपको समझ में ड्राई कफ लिखना ड्राई कफ लिख देना, किसी में आपको प्रोडक्टिव कफ थोड़ा दिमाग लगा के लिख लेना। एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको लगा दोगे चलेगा सब में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लगा दोगे चलेगा सब में, वीजिंग साउंड आता है चलेगा सब में, चेस्ट पेन हो रहा है चलेगा सब में, साइनोसिस लिख दो ब्लूइश कलर लगभग चलेगा, हेमोस्पाइड ब्लड इन कफ किसी किसी में आता है तो आप लिख सकते हो। ये फटीग होता है सच में, अगर आपको अगर सही से सांस नहीं ले पाओगे तो थकावट है, क्योंकि एनर्जी सही से बन नहीं पा रहा है, खून के अंदर ऑक्सीजन जा नहीं रहा, तो आपको जो है फटीग होगा। क्लबिंग इन फिंगर ये एक तरह का सिम्टम्स है, ये भी आप लिख सकते हो। और फीवर कोई तरह अगर डिसऑर्डर होगा तो उसके लिए तो फीवर आएगा ही आएगा, तो ये आप सिम्टम लिख सकते हो, कोई भी कंडीशन हो याद कर लो, ये 9 सिम्टम लिख दो, गलत नहीं बोलेगा कोई। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, अब आपको स्पेसिफिक लिखना है कि नहीं, मैं एक कंडीशन के बारे में थोड़ा लिखना चाहूंगा। तो इसमें देखिए अस्थमा का आ जाए तो अस्थमा में आप वीजिंग लिख सकते हैं, वीजिंग साउंड, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ। चेस्ट इंजरी की बात करें, चेस्ट इंजरी में आप लिख सकते हैं पेन, टेंडरनेस, ब्रूजिंग साइन, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेल करने में डिफिकल्टी होना। एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आप सीवियर ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लिख सकते हैं, रैपिड ब्रीथिंग लिख सकते हैं, लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड लिख सकते हैं। इम्पाइमा में आप लिख सकते हैं चेस्ट पेन, फीवर, थिक कफ विद स्पुटम, मैंने लिख दिया आपको। कोई भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर आएगा आप डायग्नोसिस लिख सकते हैं, मैंने कॉमन डायग्नोसिस आपके लिए लिख के लाया है। पहला है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, आपको लगाना है हर एक, चाहे कोई भी आपको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर दे आपको लगाना है। स्पायरोमेट्री टेस्ट आप कर सकते हैं चाहे कोई सा भी कंडीशन हो, चेस्ट एक्सरे आप कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट जिसमें कि आप एवीजी देख सकते हैं, आर्टियल ब्लड ग्रेस, इट मेजर ऑक्सीजन और CO2 लेवल, ये जो है चेक करता है तो आप ये भी करवा सकते हैं। दूसरा ब्रोंकोस्कोपी आप करवा सकते हैं, स्पूटम टेस्ट करवा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन देख सकते हैं आप। तो ये सारे टेस्ट कॉमन थे। अगर मैं बात करूं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के हिसाब से कौन कौन से आपको मेडिसिन चलाना है, तो आप देखिए ब्रोंकोडायलेटर सॉल्ब्यूटामोल आपको लगा देना है, और टर्बिटालाइन, फिमेट्रोल, ये आपको 3 दवाई लिख के आना है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो ब्रोंकल है, जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है उसको डायलेट करने के लिए, इसको डायलेट करने के लिए, और इसका जो साइज है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो है इसका साइज जो है बढ़ जाए। जैसे इसका 1D था तो इसको 3D कर दें। 3D करने के लिए जो है कहीं ना कहीं हमें साइज को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सांस जो है ताकि एयर भी अच्छे से जो है एयर ऑक्सीजन जो अच्छे से तक पहुंचे।
अगर हम बात करें कॉमन ट्रीटमेंट फॉर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, तो आप देख सकते हैं पहला ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, जो कि हमारे ब्रोंकस है, ये हमारा ब्रोंकस है, इसका साइज 1D है। तो अगर हमें इसे 3D में करना है, इसका 3D साइज कर देना है, तो इसमें जो है अगर साइज बढ़ेगा, अगर हम ब्रोंकस को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो एयर भी अच्छे से, एयर और अच्छे से पास होगा, ज्यादा एयर आएगा। तो इसके लिए हमें जो मेडिसिन चलाना है वो है सॉल्बिटामोल, ब्रोंकोडायलेटर, टर्बिटालिन, फिमेट्रोल। ये आपको 3 एग्जांपल लिख के आना है। एंटीबायोटिक्स में अगर हेडिंग लगाना, आपको एमेक्सुमलिन, रिफापमिन चला के आ जाना है। एंटीवायरल में आपको ओस्टामिलिन, ये याद कर लेना आपको। एंटीहिस्टामिन अगर आपको लिखना, सेट्रिजिन, मेंटोलाकास। ऑक्सीजन थेरेपी देना है, एडवाइस बाय डॉक्टर। चेस्ट फिजियोथेरेपी आप दे सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, कफिंग टेक्निक करवा सकते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग को छुड़ाने का काम, और इन्वायरमेंटल कंट्रोल सही से, मतलब जहां पर जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है उस जगह से बचना। वैक्सीनेशन करवा सकते हैं कुछ, जैसे कि निमोनिया के लिए आता है कुछ वैक्सीन जो कि हमारे वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन लिख के आना है, सर्जिकल इंटरवेंशन लिखना चाहते हैं आप, तो ट्यूब ड्रेनेज होता है इसके अंदर, ट्यूब से आप जो है ड्रेन कर सकते हैं कोई पस को, कोई एक्सेस फ्लूइड को। और जो है थोरेंटेक्टिस करवा सकते हैं, जिसके अंदर थोरेसिक कैविटी से जो है आप उसके अंदर आप जो है इंसिजन लगा के वहां से जो है आप कुछ जो है पस को डायरेक्टली आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये बाहर निकाल सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। पोस्टुरल ड्रेनेज करवा सकते हैं। फिर आपको अगर हम बात करें नर्सिंग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो पहला है एसेस द रिस्पिरेटरी रेट, O2 लेवल्स, लंग साउंड, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स। फिर आता है आपका इंश्योर एयरवे पेशेंट पेटेंसी थ्रो सक्शनिंग नेबुलाइजर, यूज proper positioning, administer and monitor oxygen therapy as prescribed, ensure correct equipment usage, teach patient how to manage their condition, that is inhaler को कैसे यूज करना है, लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है, तो ये सारी बातें लिखनी है। फिर मॉनिटर एंड मेंटेन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, चेस्ट ट्यूब को कैसे ड्रेन करना है, और अदर ड्रेनेज सिस्टम को कैसे ही आपका इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली सही से काम तो कर रहा है। प्रॉपर फ्लूइड देखना है, एयर रिमूवल चेक करना है ट्यूब का जहां से ड्रेनेज हो रहा है उसका, और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें अकॉर्डिंग टू नंदा, आप कैसे लिखना चाहेंगे, तो इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज आप लिख सकते हैं, रिलेटेड टू आप लिख सकते हैं, जैसे कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, यहाँ पे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न लिखना होगा, एज एविडेंस बाय लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, डिस्निया एंड साइनोसिस। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, एज एविडेंस बाय इंक्रीज स्पूटम प्रोडक्शन, वीजिंग एंड इनइफेक्टिव कफ। तो ये है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू क्रोनिक रिस्पिरेटरी कंडीशन सच एज COPD एंड हार्ट फेलियर, ये आपका बन जाएगा तीसरा। फटीग के ऊपर आप बना सकते हैं, फटीग रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी एज एविडेंस बाय इनएक्टिव सोशल वर्क। फिर आता है सोशल विड्रो, सोशल से भी विड्रो होगा, इसके ऊपर भी बना सकते हैं, रिलेटेड टू क्रोनिक रिस्पिरेटरी प्रोडक्शंस एज एविडेंस बाय सैडनेस, एंजाइटी। ये सारा कंडीशन ये आप बना सकते हो, और इसी के ऊपर जो है आपको NCP बनाना है, दैट इज द ओवरऑल। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, हमारा जो चैनल का मकसद है वो यहाँ पर बैठ के पैसे कमाने का नहीं है यूट्यूब पे बैठ के। हमारा चैनल का मकसद ये है कि मैं मेडिकल फील्ड के तमाम स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपके ऊपर हमारा कोई प्रेशर नहीं है, करो तो करो, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है। थैंक यू। मिथिला नर्सिंग क्लासेस।